हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज का जो हमारा क्लास है वो मेटल और नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 1 देखा था। उसमें हमने क्या देखा था? सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था वो क्या था? हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। किसका? मेटल और नॉन मेटल का। आज हमारा क्या होने जा रहा है? लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। लेकिन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे लेक्चर नंबर 1 का। तो आप पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। टॉपिक को हम वर्बली बोल करके रिवाइज करेंगे, ठीक है? मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज करते चलिएगा। सबसे पहले पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि हमारे चारों तरफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस होते हैं। इनमें से कुछ आपका कैसा है? नेचुरल है, तो कुछ आपका कैसा होता है? मैन मेड होता है। लेकिन चीजें चाहे तो नेचुरल हो या तो फिर मैन मेड हो, वो बना किसका होगा? एटम्स के बने होते हैं, ठीक है? इसके बाद हमने बताया था कि एटम्स क्या होता है। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका? एलिमेंट का, जो कि किस में पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? एलिमेंट के बारे में पढ़ाया गया था। आप लोग को पढ़ाया गया था कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट जो होता है प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है इस नेचर के अंदर। अगर मैं कह दूं कि ये जो तुम्हारा मार्कर है ये 100% प्योर है, इससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? एलिमेंट है। ये मार्कर क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर होता है। जिस तरह से अलग अलग इंसान का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, अलग अलग इंसान का नेचर अलग अलग होता है, उसी तरह से अलग अलग एलिमेंट का भी नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। नेचर के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहला था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल, तीसरा था मेटालॉइड्स। इसके बाद हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो आपका एलिमेंट है ये हमें एक साथ कहाँ पे देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो हमारा आज का पीरियोडिक टेबल होता है उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसे किसने दिया था? हेनरी मोसले साहब ने दिया था, ठीक है? इसके साथ आपको ये भी पढ़ाया गया था इनके नंबर के बारे में कि मेटल का संख्या कितना है, नॉन मेटल का संख्या कितना और मेटालॉइड का संख्या कितना है। जो हमारा मेटल का नंबर है टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 89 है। वहीं अगर नॉन मेटल की बात किया जाए 22 है, मेटालॉइड्स की बात किया जाए कितना होता है? 7 होता है। इसी तरह से जो आपका एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो दो तरह का होता है, या तो वो नेचुरल होगा या तो फिर क्या होगा? मैनमेड होगा। नेचुरल का मतलब भगवान ने बनाया है और मैनमेड का मतलब जिसे हमने बनाया लेबोरेटरी के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल एलिमेंट का तो इसका संख्या कितना? 94 है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मैन मेड का, जिसका कि हमने फॉर्मेशन किया लेबोरेटरी के अंदर फॉर्मेशन किया, उसका नंबर कितना होगा? 24। 118 में से 94 माइनस करना है, कितना आना है? 24 आना है। तो दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका 80% पार्ट कौन कवर कर ले रहा है? मेटल कवर कर ले रहा है। मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसका है? मेटल का है। दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा संख्या किसका है? नॉन मेटल का है। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा संख्या मेटल और नॉन मेटल का है। इसी कारण से इस चैप्टर का नाम दे दिया गया है मेटल एंड नॉन मेटल। तो दिक्कत है यहाँ पे? नहीं दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर कोई शार्प बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, कोई ठोस लकीर प्रेजेंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकें कि इससे इधर वाला मेटल होगा, इससे इस तरफ वाला नॉन मेटल होगा, इधर वाला क्या होगा? मेटालॉइड्स होगा। इस तरह का कोई चीजें बाउंड्री वगैरह प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिर भी उनका सेपरेशन तो करना है, उनका आइडेंटिफिकेशन तो करना है, उनको कैटेगराइज तो करना है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी के सभी एलिमेंट हैं उनका सेपरेशन करने के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनको कैटेगराइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके केमिकल प्रॉपर्टी का। आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसका? मेटल एंड नॉन मेटल का। चलिए समझिएगा। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? यहाँ पे दो तरह का प्रॉपर्टी का बात किया गया, फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टी। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा आपका कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। दोनों के आधार पे हम मेटल और नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। आज के क्लास का हमारा मोटिव क्या रहेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलो देखते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जो हमें बाहर से दिख जाए बिना उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग लाए, उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। बाहर से दिखने का क्या मतलब है? जैसे ये हमारा मार्कर है, हमने बाहर से देखा इसके कुछ हिस्से काले हैं, कुछ हिस्से कैसा है, सफेद है। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी इसका देखा? हमने देखा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा हमने देखा इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल है। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी देखा? फिजिकल प्रॉपर्टी देखा। तो किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जो हमें बाहर से दिख जाए, उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर हम किसी तरह के कंपोजिशन में कोई चेंजिंग करने वाले नहीं, उसके कंपोजिशन के साथ कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं है। कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं करने का क्या मतलब होता है? बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है कंपोजिशन में नहीं चेंजिंग करने का मतलब हम यहाँ पे इसके कंपोजिशन के साथ कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह करने वाले नहीं है। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो वहां पे हम कौन से प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे होंगे? केमिकल प्रॉपर्टी का। कौन सा प्रॉपर्टी का? केमिकल प्रॉपर्टी का। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर हमें किसी का भी केमिकल प्रॉपर्टी जानना होता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन करवाना ही होता है। बिना केमिकल रिएक्शन के हम केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं जान सकते हैं। लेकिन वैसा प्रॉपर्टी जो हमें बाहर से दिख जाए, आउटसाइड से विजिबल हो जाए, बिना उसके कंपोजिशन में चेंजिंग किए, उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बड़ा हट्टा कट्टा है, ठीक है, मतलब देख करके समझ में आ जाए कि इसके पास ताकत काफी सारा है, तो क्या उससे लड़ने की आवश्यकता है? कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख करके ही बता सकते हैं कि इंसान कैसा है, काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा शक्तिशाली, इसके बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान से आपको लड़ना पड़ जाए ये जानने के लिए कि उसके पास ताकत है या फिर नहीं है, तो जहां पे आप लड़ाई करके जानना चाह रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन ऊपर से आपने देख लिया अट्ठा कट्ठा इंसान है, चलो अच्छा है, आपने प्रॉपर्टी जान लिया। वो कौन सा प्रॉपर्टी जाना? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं। दोज प्रॉपर्टी of any substance which we can observe from outside without changing in their composition called their physical property called their physical property called their physical property। बाहर से ही पता चल जाए इंसान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब वो हमने क्या देख लिया? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। लड़ करके कहीं पे जानने जाए, ठीक है, मारा पिट्टी करके, वो कौन सा प्रॉपर्टी जानने की कोशिश कर? केमिकल प्रॉपर्टी। वहां पर रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो बाहर से जो दिख जाए वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे उसके कंपोजिशन के साथ कोई छेड़छाड़ किया नहीं जाता है। देखो यहाँ पे एक टर्म आया है, विदाउट चेंजिंग इन देयर कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है विदाउट परफॉर्मिंग एनी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? विदाउट परफॉर्मिंग एनी केमिकल रिएक्शन। कोई सा भी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जो बाहर से दिख जाए बिना किसी तरह का केमिकल रिएक्शन करवाए, बिना उसके कंपोजिशन में चेंजिंग लाए, उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। हमें अपने सिलेबस के अंदर कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। किसका? मेटल और नॉन मेटल का। जैसे हमें सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखना उनका फिजिकल स्टेट। उनका कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट। मतलब अगर कोई मेटल है तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, फिर गैस के फॉर्म में। उसी तरह से अगर कोई नॉन मेटल है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या रहने वाला है? रूम टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी देखेंगे। मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी देखेंगे। मैलिबिलिटी में क्या होता है? क्या उसके ऊपर चोट पहुंचा करके उसको थिन पेपर लाइक शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं? अगर कर पाते हैं मतलब उसके पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी है। तीसरा हम लोग देखेंगे डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी। तीसरा हम लोग क्या देख रहे होंगे? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्या उसको ऐसे खींच करके थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं? अगर कर दिए मतलब उसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। नहीं हो पाया, टूट गया, मतलब डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं है।
चौथा हम लोग क्या देखेंगे, चौथा हम लोग क्या देखेंगे, चौथा हम लोग क्या देखेंगे, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। लस्ट्रस प्रॉपर्टी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके पास चमक दमक है कि नहीं है। आप जितना भी लोहे से बने हुए सब्सटेंस देखते होंगे, लोहे से बने हुए आर्टिकल देखते होंगे, आप जितना भी गहना वगैरह देखते होंगे, उसके अंदर चमक दमक काफी ज्यादा होता है। एक्चुअली जितना भी मेटल होता है सभी के सभी लस्ट्रस नेचर का होता है, मतलब उसके पास चमक दमक वाला प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हार्डनेस। हम देखेंगे हार्डनेस की जो आर्टिकल हमारे पास है, जो सब्सटेंस हमारे पास है, वो अपने आप में रिजिड है या फिर नहीं, अपने आप में कठोर है या फिर नहीं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी के बारे में। उसका डेंसिटी कैसा है, उसका डेंसिटी हाई है या फिर लो है। आमतौर पे आप लोग को इसमें पढ़ाया जाएगा कि जितना भी आपका क्या होता है, मेटल होता है, उन सब का डेंसिटी हाई होता है, नॉन मेटल का डेंसिटी कैसा होता है, लो होता है। डेंसिटी होता है क्या, कुछ नहीं होता है यार, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी। मतलब यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास आता है, उसी मास को हम लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं। आप लोग को पता है कि जो आपका वाटर, उसका डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब उसका क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है, इसके बाद हम और क्या देख रहे होंगे, इसके बाद और क्या देख रहे होंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या देख रहे होंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखते हैं जितना भी ब्रिज वगैरह होता है, बिल्डिंग वगैरह होता है, वो सब किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। एक्चुअली मेटल के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रॉपर्टी होता है, मतलब मेटल के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो उस फोर्स को झेल सकता है, टूटने वाला नहीं है। कोई सा भी फोर्स लगाओ, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाओ, पुलिंग फोर्स लगाओ, मेटल के पास क्षमता होता है कि वो उसे काउंटर बैलेंस कर दे, उसे झेल जाए। मतलब मेटल के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो सब्सटेंस हमारे पास है, मेटल हो या फिर नॉन मेटल, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है फिर लो है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है फिर लो है। बात आता है कि सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वैसा टेम्परेचर जिसपे कोई सा भी सॉलिड मेल्ट कर जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, और वैसा टेम्परेचर जिसपे क्या स्टार्टिंग हो जाए, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आमतौर पे जितना भी मेटल होता है उन सब का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, किसके तुलना में, नॉन मेटल के तुलना में। इसके बाद हमें क्या देखना है, कंडक्टिविटी देखना है। हमें क्या देखना है, कंडक्टिविटी देखना है। कंडक्टिविटी देखना है किसका, ऑफ करंट एंड हीट, ऑफ करंट एंड हीट। यहाँ पर हम ये देख रहे होंगे कि जो आपका मेटल है उससे होकर करंट जा पा रहा है या फिर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अगर चला जाए तो समझ जाना है कि मेटल तुम्हारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, और अगर ना जा पाए मतलब क्या है, मेटल तुम्हारा बैड कंडक्टर ऑफ करंट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह से यहाँ पे हम ये भी देख रहे होंगे कि जो आपका नॉन मेटल है वो कैसा है, उसके पास कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में एक एक करके हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ तक नोट करिएगा, बाकी आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी जो कि हमें बाहर से दिख जाए, बिना उसके कंपोजिशन में चेंजिंग लाए, बिना किसी तरह का केमिकल रिएक्शन करवाए, उसी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। बाहर से इंसान दिख जाए बहुत शक्तिशाली है, मतलब हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, लड़ करके जानना पड़े, उसके साथ हम काफी समय बिताए, उसके बाद उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी जान पाए, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, बारी बारी सबको हम पढ़ेंगे, नोट कर लो, बाकी आगे चलते हैं। हो गया, चलो मिटा देते हैं। पहला हेडिंग लगाइएगा, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, उसमें भी हेडिंग लगाना फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। सबसे पहले किसका फिजिकल स्टेट देखेंगे हम लोग, मेटल का फिजिकल स्टेट हम लोग देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, फिजिकल स्टेट देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट। किसका फिजिकल स्टेट देखेंगे? इसमें भी हम सबसे पहले देख रहे होंगे मेटल का फिजिकल स्टेट। मेटल्स का फिजिकल स्टेट, आमतौर पे जितना भी मेटल होता है वो सबके सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कब? रूम टेम्परेचर पे। मेटल का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। जनरली आमतौर पे जितना भी मेटल होता है वो सभी के सभी सॉलिड स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कब? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल जो आपका आयरन है, क्या वो कभी लिक्विड वाले फॉर्म में देखें आप रूम के अंदर? नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इसके बाद बात कर लो कॉपर का, तुम बात कर सकते हो एल्यूमिनियम का, आप बात कर सकते हैं गोल्ड वगैरह का, सिल्वर, ईटीसी। ये सभी के सभी कुछ मेटल्स हैं जो हमेशा सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कब? रूम टेम्परेचर पे। बात आता है कि सर रूम टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उसे रूम टेम्परेचर कहते हैं। वैल्यू कितना होता है? लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आगे समझिएगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके। मरकरी तुम्हारा क्या है? एक मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है। ये भी तुम्हारा कैसा है? एक मेटल है। और ये हमेशा कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हमेशा एग्जिस्ट करेगा लिक्विड वाले स्टेट में। कौन से स्टेट में? लिक्विड वाले स्टेट में। आपसे पूछ सकता है एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो हमेशा लिक्विड वाले स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो नाम किसका आता है? मरकरी का। किसका नाम आता है? मरकरी का नाम आता है। इससे आगे चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट ध्यान रखना है, नोट पॉइंट। अगर हम बात कर लेते हैं सीजियम का, सिंबल कितना होता है? CS होता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गैलियम का, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कैसा होता है? वेरी लो होता है। कैसा होता है? वेरी लो होता है। रूम टेम्परेचर पर तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। बात कर लेते हैं इन दोनों का, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहने वाला है? सॉलिड स्टेट में रहने वाला है। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में रहने वाला है। लेकिन गलती से उठा करके उसको हम अपने हथेली पे रख लेते हैं, तुरंत मेल्ट हो जाता है, तुरंत लिक्विड वाले फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर हम बात कर लेते हैं किसका? अपना बॉडी टेम्परेचर का। बुखार नहीं लगा हुआ तब की बात कर रहे हैं, नॉर्मली की बात कर रहे हैं, नॉर्मली की बात कर रहे हैं। वो कितना होता है? लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस। लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आपका सीजियम है और जो आपका गैलियम है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही अपने हाथ पे रखेंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37.5 डिग्री सेल्सियस। वो तुरंत मेल्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है। दीज एलिमेंट्स या दीज मेटल्स लिखना, दीज मेटल्स मेल्ट्स easily when we placed them, when we placed them on our palm। इसका मतलब क्या है? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो सफिशियंट है इनको मेल्ट करने के लिए। that means our body temperature is sufficient, पर्याप्त है, is sufficient to melt them, इनको पिघलाने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? सफिशियंट है। इतना डाटा आप लोग को ध्यान रखना है। इतना कर लेने के बाद एक पॉइंट आप लोग को और ध्यान रखना है कि मेटल्स के अंदर जो मेटल्स के एटम होते हैं वो आपस में कौन से फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। मेटल्स के अंदर जो मेटल्स के एटम होते हैं वो आपस में कौन से फोर्स के द्वारा हेल्ड होते हैं? कौन से फोर्स उनको पकड़ के रखता है? कौन सा फोर्स उन्हें आपस में बांधे रखता है? मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड। inside the metals their atoms are held or joined together by मेटेलिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के द्वारा? मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा। बात आता है कि सर मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक तरह का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। नाम आया है, थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं। बात आता है कि सर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? वैसा बॉन्ड
जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच बने, वैसा बॉन्ड जो दो अपोजिट चार्ज के बीच बने उसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, वैसा बॉन्ड जो दो अपोजिट चार्ज के बीच बने, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे बनता है। ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। आप लोग को सिंपल ध्यान रखना है 2 पॉइंट। वैसा बॉन्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच बने उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या फिर वैसा बॉन्ड जो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, जो आपका मेटेलिक बॉन्ड है वो एक तरह के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद हमें बात करना होता है फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल का। इतना नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया, चलो। मिटाना ही बहुत कष्ट है भाई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हम लोग किसके बारे में देखेंगे? नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के बारे में, जो आपका नॉन मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर के अंदर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड वाले एग्जिस्ट में भी, लिक्विड वाले एग्जिस्ट में भी, लिक्विड वाले स्टेट में भी और गैस वाले स्टेट में भी। जो आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री states at room temperature। जो आपका नॉन मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? डेट इज सबसे पहले सॉलिड वाले फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, दूसरा लिक्विड वाले फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, और तीसरा आपके गैस वाले फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। बात आता है सॉलिड वाले फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? कार्बन आपका एक नॉन मेटल है, हमेशा सॉलिड वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। बात कर लेते हैं फास्फोरस, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बात कर लेते हैं सल्फर, ये भी कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बात कर लो आयोडीन, जो कि हमारे आपके नमक के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब के सब किसमें एग्जिस्ट करता है? सॉलिड वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लिक्विड का। ब्रोमीन इसका एग्जाम्पल आता है, सिंबल क्या होता है? Br होता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा, ठीक है। इसका अगर बात कर लेते हैं कलर का, इसका क्या बात कर लेते हैं? कलर का। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। इसका कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं गैस के फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है। बहुत सारा नॉन मेटल, लगभग सभी के सभी नॉन मेटल मैक्सिमम चांस है गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन का, क्या है? नॉन मेटल है, गैसेस फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, इसका जितना भी इनर्ट एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ईटीसी, ये सभी के सभी क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ये किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता, हाईली स्टेबल एलिमेंट है। ये सभी के सभी क्या है? हाईली स्टेबल एलिमेंट है, हाईली स्टेबल एलिमेंट है। स्टेबिलिटी क्यों मिला? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। स्टेबिलिटी क्यों मिला? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ हीलियम क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है।
किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब वो हाईली स्टेबल स्टेट में चला जाता है, वो किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता। हाईली स्टेबल क्यों है? बिकॉज देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट is completed. That means their outermost orbit contains either 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इस कारण से हाईली स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है। सबसे खास बात यह है कि हाईली स्टेबल जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी के सभी क्या है? आपके नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसके बाद एक नोट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रख लेना है, जिस तरह से जो आपका मेटल होता है उसके अंदर जितना भी एटम होता है सब कौन से फोर्स के द्वारा जुटा होता है? किसके द्वारा जुटा होता है? मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा। उसी तरह से जितना भी आपका एटम होता है किसके अंदर? नॉन मेटल के अंदर, वो किससे अटैच्ड होता है? कौन सा फोर्स उसको बांध के रखता है? कौन सा उसको हेल्ड किए रखता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। लिख सकते हैं इनसाइड द नॉन मेटल्स, there all atoms are held together or joined together by covalent bond। जिस तरह से मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसी तरह से दो नॉन मेटल के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। अगर कहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो वो हमेशा दो नॉन मेटल के बीच बनता है, और यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात आता है कि सर स्ट्रॉन्ग कौन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड? तो जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, किसके तुलना में? कोवैलेंट बॉन्ड के तुलना में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये था तुम्हारा क्या? फिजिकल स्टेट किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो आगे चलते हैं। सेकंड हेडिंग लगा मैलिबिलिटी वाला प्रॉपर्टी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़ना है बी नंबर में? मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होता है? एक तरह का प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी है तब वो क्या होगा? थिन पेपर लाइक शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लेते ये मार्कर है, अगर इसके पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होगा तो इसको अगर हम हथौड़ी वगैरह से मारेंगे या फिर किसी भी तरह से इस पर चोट करेंगे तो ये टूटने वाला नहीं, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन पेपर लाइक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पतला चादर की तरह में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात, मैलिबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है जिसके कारण ड्यू टू विच व्हेन
वी स्टार्ट when we start to hammering और beaten them, उसको पीटना शुरू करें, then they do not break, वो टूटे नहीं, and converts into thin paper like sheet, पतला पेपर की तरह शीट बना ले। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी कहा जाता है। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम चोट करना शुरू करते हैं, उसको हैमरिंग करना शुरू करते हैं, उसे किसी चीज से पीटना शुरू करते हैं और वो सब्सटेंस टूटे नहीं बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन पेपर लाइक शीट में कन्वर्ट हो जाए, पतला चादर की तरह संरचना बना ले, पतला चादर की तरह स्ट्रक्चर बना ले, मतलब उस सब्सटेंस के पास कौन सा प्रॉपर्टी है? मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी है। मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी सबसे पहले हम किसमें देख लेते हैं? मेटल के अंदर देख लेते हैं। जनरली सभी के सभी मेटल कैसा होता है? मैलेबल नेचर का होता है, मतलब सभी के सभी मेटल के पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी रहता है। जनरली ऑल मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी रहता ही रहता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। एग्जाम्पल, क्या आयरन के पास मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होगा? बिल्कुल होगा। क्या आपका जो कॉपर है मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी रखेगा? आपका एल्यूमिनियम है, क्या मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी रखेगा? आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, क्या ये सब भी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी रखता है? बिल्कुल रखता है। ETC कर लो। जो आपका गोल्ड और सिल्वर है इसके पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। और इसी मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण इसका क्या बना सकते हैं? हम ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं, इसका गहना वगैरह हम लोग क्या कर पाते हैं? बना पाते हैं। ठीक है, इसके पास भी कौन सा प्रॉपर्टी होता है? मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। दे ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी due to which we become able to make ज्वेलरी। जो आपका सोना चांदी होता है इसके पास भी मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है और इसी कारण से हम इसका क्या बना पाते हैं? ज्वेलरी, गहना वगैरह, जेवर वगैरह क्या कर पाते हैं? बना पाते हैं। बात आता है एल्युमिनियम का। किसका बात कर लेते हैं? एल्युमिनियम का। पहले के समय में अगर हमें कहीं रोटी वगैरह ले जाना होता है, ब्रेड वगैरह ले जाना होता था, तो हम क्या करते थे? उसको पेपर में फोल्ड करके ले जाते थे। आज के समय में क्या होता है? हम उसको एल्युमिनियम फॉयल में फोल्ड करके ले जाते हैं। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम के पास ही मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है और क्योंकि एल्युमिनियम के पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी है इसीलिए हम एल्युमिनियम का क्या बना पाते हैं? फॉयल बना सकते हैं। एल्युमिनियम का एक पतला चादर की तरह संरचना बना सकते हैं, पतला चादर की तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात आता है एल्युमिनियम फॉयल का सर यूज कहाँ कहाँ होता है? बहुत ज्यादा इसका यूज है। ठीक है, सबसे पहला यूज फूड पैकेजिंग में, फूड भोजन वगैरह पैक करके ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा बहुत सारा जो कॉस्टली आपका महंगा जो आपका चॉकलेट होता है वो भी किसके अंदर पैक होता है? एल्युमिनियम फॉयल के अंदर पैक होता है, चॉकलेट पैकिंग में। इसके अलावा जितना भी आपका मेडिसिन होता है, दवाई जो रहता है वो भी किसके अंदर पैक होता है? एल्युमिनियम फॉयल के अंदर ही पैक होता है। ठीक है, तीसरा मेडिसिन पैकिंग में। तीसरा क्या आता है? मेडिसिन पैकिंग में। ये सारे जगहों पे एल्युमिनियम फॉयल का क्या होता है? वाइडली यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। इसके बाद बात आता है, थोड़ा सा और बात करते हैं किसके अंदर? मैलिबिलिटी ऑफ मेटल के अंदर। क्या कुछ ऐसा ही मेटल है जो मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है या फिर करता भी तो बहुत कम? बता सकते हैं आप लोग? सर हम कैसे बता सकते हैं? सही बात है, स्क्रीन के उस तरफ आप लोग बैठे हैं जो, और क्लास लाइव भी नहीं है। चलिए समझिएगा, क्या कुछ ऐसा भी मेटल है जो मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी शो नहीं करता या फिर करता भी है तो बहुत कम? यस, इसका एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक्सेप्शन है। बात कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम के पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी या तो होता ही नहीं है और अगर होता भी है तो बहुत कम। इसी तरह से पोटेशियम के पास भी मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी या तो रहता ही नहीं है और अगर रहता भी है तो क्या है? बहुत कम। इसके बाद ध्यान देखो मरकरी का। मरकरी तो खुद लिक्विड स्टेट में रहेगा, इसके पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा? मतलब मरकरी के पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिंक का। जिंक के पास मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी बहुत कम होता है, चोट करने पे क्या होगा? बेचारा टूट जाता है।
इसके बाद बात कर लेते हैं हम किसका, एंटीमनी का। एंटीमनी का सिंबल Hb होता है, ठीक है। ये सभी के सभी कुछ ऐसे मेटल हैं जिसके पास मेलिबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। इतना आप लोग को डाटा ध्यान रखना है किसके अंदर, मेलिबिलिटी ऑफ मेटल्स के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं मेलिबिलिटी ऑफ नॉन मेटल का, ठीक है। चलिए पानी देकर साफ करके देखिए। थोड़ा सा आसान होता है यार। चलिए समझिए। चलिए समझिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका, नॉन मेटल का। किसका बात कर लेते हैं हम लोग, नॉन मेटल का। आमतौर पे जितना भी आपका नॉन मेटल है उसके पास मेलिबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता, ये एक पॉइंट इसमें ध्यान भी रखना है। जनरली नॉन मेटल्स हैव नो एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। मतलब अगर इस पे हम किसी से चोट करना शुरू कर दें तो वो क्या होगा, बेचारा टूट जाएगा। That means when we start hammering on them, then they do not convert into thin पेपर लाइक शीट। ये थिन पेपर लाइक शीट में कभी कन्वर्ट होने वाला नहीं है। एंड ब्रेक, और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो नॉन मेटल में इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी जो नॉन मेटल होता है उसके पास मेलिबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। मतलब सिंपल अगर पूछिएगा कि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेलेबल इन नेचर। इसका कभी भी हम एल्युमिनियम की तरह फॉयल वगैरह नहीं बना सकते हैं। किसी भी नॉन मेटल को हम पीट करके थिन पेपर लाइक शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह से आपका मेलिबिलिटी का प्रॉपर्टी भी क्या होता है, खत्म होता है। अगला हेडिंग लगाना डक्टिलिटी। अगला हेडिंग लगाओ डक्टिलिटी। पानी देते भाई। चलिए हेडिंग लगेगा डक्टिलिटी। चल हेडिंग डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सी नंबर। डक्टिलिटी भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का। इस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी सब्सटेंस को हम थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे खींच करके थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, मतलब उस सब्सटेंस के पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। सबसे पहला पॉइंट, डक्टिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच we can convert them into a
into a thin wire or in form of thin wire or in form of thin wire. डक्टिलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का। इस प्रॉपर्टी के कारण हम उस सब्सटेंस को थिन वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जिसे खींच करके थिन वायर बनाया जा सके, पतला तार बनाया जा सके, मतलब उस सब्सटेंस के पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। और जिसे खींच करके पतला वायर ना बनाया जा सके, खींचे और वो टूट जाए, मतलब उसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं किसके अंदर? मेटल्स के अंदर। किसके अंदर? मेटल्स के अंदर। जनरली देखा गया कि सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? डक्टाइल नेचर का होता है। जनरली 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 ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दैट मीन्स वी कन्वर्ट देम इन फॉर्म ऑफ थिन वायर, मतलब उसको पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसको किसको कर सकते हैं देखिएगा एग्जांपल के तौर पे। आयरन का वायर बनाया जा सकता है, कॉपर का ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम, बिल्कुल एल्यूमिनियम। इसके बाद देख लो गोल्ड, सिल्वर, इन सब के पास भी इन सभी के पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी रहता है। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी किसके पास होता है? गोल्ड और सिल्वर के पास। मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसके पास? गोल्ड और सिल्वर के पास। यहाँ पर दो है, दो में भी तो किसी के पास ज्यादा रहता ही होगा। गोल्ड के पास क्या होता है? मोर देन सिल्वर होता है। मोर देन सिल्वर होता है। मतलब गोल्ड के पास जो डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है वो सिल्वर से क्या होता है? ज्यादा होता है। गोल्ड हैव, ऐसे लिखते हैं, गोल्ड हैव more ductility property as compared to silver। एक चीज जान करके ताजुब होगा नोट पॉइंट में, अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम क्या है? गोल्ड है, इससे आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। भले बहुत पतला हो जाए वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर लगभग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, अप्रॉक्स लगभग। कोई एक्यूरेट नहीं होता यार, 2 4 10 मीटर कम जाएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अप्रॉक्स लिखा जाता है ये सब टर्म को, ठीक है। ये था तुम्हारा क्या? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसका? मेटल का। किसका? मेटल का। आपसे पूछेगा कुछ ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। मरकरी। क्या होता है? मरकरी। मरकरी खुदे बेचारा लिक्विड के फॉर्म में है, उसके पास कहां से आएगा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी? इसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। इनके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी रहने वाला नहीं, ठीक है। इतना चाहिए आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। इतना चाहिए क्या करना है आप लोगों को? ध्यान रखना है। इसके बाद बात ये आता है कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में जितना भी वायर बनाते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि हम जितना भी वायर फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? वायर फॉर्मेशन करते हैं, वो या तो कॉपर का होता है या तो एल्युमिनियम का होता है। बात आता है वाई। हम अपने घर में जितना भी वायर वगैरह का यूज करते हैं वो या तो कॉपर का रहता है या तो फिर एल्युमिनियम का रहता है। बात आता है आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि जो आपका कॉपर और एल्युमिनियम है इसके पास भी अच्छा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। बिकॉज दे ऑल्सो हैव दे ऑल्सो हैव दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड अ वेरी गुड अ वेरी गुड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। इसके पास भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम अपने नॉर्मल लाइफ में, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो वायर का यूज करते हैं वो या तो तुम्हारा किसका बना होता है? कॉपर का या तो फिर गोल्ड का। इसके पास क्या होता है? वेरी गुड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। हेंस 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 वी कैन कन्वर्ट देम इन फॉर्म ऑफ थिन वायर इजिली।
इसलिए इसे भी हम थिन वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो आपका कॉपर होता है और जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है और जो एल्युमिनियम होता है, ये चीप होता है। क्या होता है, चीप होता है, या फिर कह सकते हैं लेस कॉस्टली होता है, कम महंगा होता है, कम महंगा होता है। तो पूछिएगा कि हम अपने डेली लाइफ में कॉपर का और एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम के पास में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी काफी अच्छा होता है, ठीक है। उसका भी यूज करके हम उसे थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या रीजन होता है कि जो आपका कॉपर है और जो आपका एल्युमिनियम है वो कैसा होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, लेस कॉस्टली होता है। ये दो चीजें ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि कॉपर एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उसके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है, हम उसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं, उससे भी हम थिन वायर काफी आसानी से काफी बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, ये कैसा होता है, चीप होता है और लेस कॉस्टली होता है। बताओ, इसी के जगह पे गोल्ड या फिर सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते हैं? सिंपल समझो, गोल्ड का यूज क्यों नहीं करते हैं? गोल्डन वायर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो हमारा गोल्ड का वायर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। गोल्ड तुम्हारा कैसा एलिमेंट है, कैसा मेटल है, कॉस्टली मेटल है, ठीक है। वी वी नेवर यूज golden wire in our daily life daily life daily life because, ऊपर लिखते हैं नीचे कट जाएगा फिर, डेली लाइफ डेली लाइफ डेली लाइफ because gold is a costly और एक्सपेंसिव मेटल। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आपसे सिंपल पूछिएगा, हम अपने डेली लाइफ में कॉपर और एल्युमिनियम के बने हुए वायर का यूज करते हैं, गोल्डन वायर का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम सस्ता होता है, साथ ही साथ इसके पास भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ठीक ठाक होता है, इससे भी हम वायर आसानी से बना सकते हैं, एक बेहतर क्वालिटी का वायर बनाया जा सकता है। जबकि गोल्डन वायर का यूज हम अपने डेली लाइफ में नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्ड जो होता है इसके पास भले डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मैक्सिमम हो, लेकिन ये क्या होता है, काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। केवल एक प्रॉपर्टी नहीं, सब कुछ हमारे फेवर में आना चाहिए। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बेहतर होना चाहिए, और वो चीजें क्या होना चाहिए, लेस कॉस्टली भी होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव भी होना चाहिए, जबकि सभी इंसान से खरीदारी कर सके, ठीक है। अब सोचो गोल्ड का वायर बना दे, कुछ अमीर लोग खरीद लेगा, नॉर्मल आदमी, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, तो क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसी कारण से हम गोल्ड का वायर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्ड के पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये था तुम्हारा डक्टिलिटी ऑफ मेटल। इसके बाद देखना है नॉन मेटल के अंदर, नोट कर लो, बाकी आगे चलते हैं। चलिए समझिएगा, अब बात करते हैं किसके अंदर, दूसरा नंबर में नॉन मेटल के अंदर। नॉन मेटल्स के अंदर जो आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है, इसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। आमतौर पे जितना भी नॉन मेटल होता है उसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी रहने वाला नहीं है। जनरली जनरली all non-metals have no any property of ductility. That means we cannot convert them in form of thin wire। नॉन मेटल कैसा होता है, उसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है, इस कारण से उसे हम कभी थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपल कहना चाहते हैं, सिंपल कह सकते हैं, जो आपका नॉन मेटल होता है वो नॉन डक्टाइल नेचर का होता है।
नॉन डक्टाइल इन नेचर, नॉन डक्टाइल इन नेचर। लेकिन बात आता है क्या सर सभी के सभी नॉन मेटल नॉन डक्टाइल नेचर का होता है? ऐसा नहीं है, यहाँ पे आता है एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या आता है? एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या आता है? एक्सेप्शन। एक नाम केवल ध्यान रखना, केवल और केवल एक नाम, कार्बन फाइबर। क्या ध्यान रखना है? कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर तुम्हारा क्या होता है? एक नॉन मेटल है। एक क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन बट 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 दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। इसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ये था हमारा आज का क्लास। बाकी का फिजिकल प्रॉपर्टी अगले क्लास में देखते हैं। उम्मीद है आपके लिए आज का क्लास हेल्पफुल रहा होगा। बाकी का आगे देखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।